हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है आधारिक संरचना। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लंबा है। अगर मैं इसको शॉर्ट में भी कराऊँ तो भी ये कम से कम 30 मिनट का तो होगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ झेल लेना। बार बार दूसरे चैनल्स पे जाके वीडियो देखने से अच्छा है छोटी छोटी वीडियोस कि आप एक बार में कोई एक वीडियो देख लें जो आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। सबसे पहले हम बात करते हैं आधारिक संरचना का मतलब क्या है। देखो, हमारी जो अर्थव्यवस्था यानी कि हमारा जो विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जैसे कि हम एक मकान बनाते हैं, जब एक मकान बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना ईंटें हवा में उड़ने लग जाती हैं। सबसे पहले क्या रखनी पड़ती है, उसकी बुनियाद। ज़मीन पे यहाँ पे बुनियाद रखनी पड़ती है, फिर ईंटें डालते डालते बनाते बनाते वो हमारा मकान पूरा होता है। वैसे ही आधारिक संरचना एक अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए उसकी जो बुनियाद होती है वो होता है उसका आधार। तो यहाँ पर हम उसी आधार के बारे में बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में। तो एक अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, इन सब चीज़ों पे खर्च करना। उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पहले चैप्टर से 7 तक जो कंप्लीट नहीं हुए वो सारे के सारे टॉपिक इस चैप्टर में कंप्लीट किए जाएंगे। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर। आपने देखा होगा, देखो मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं बता दूंगी कि मैं इस जगह पर समझा रही हूँ। लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी फिर उसके बाद समझाऊंगी तो वीडियो कम से कम 1.5 घंटे लंबा हो जाएगा। आपको भी दिक्कत आएगी, आप भी बोर हो जाओगे और मुझे भी दिक्कत आएगी अपलोड करने में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो देखने के बाद एक बार अपने चैप्टर को खुद से पढ़ें। आपको बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है कि आपने देखा होगा कि कोई राज्य तो बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है और कोई राज्य बहुत कम प्रगति कर रहा है। जैसे आप अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से होती है। वहीं आप अगर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगर देखें या फिर और भी जगहें हैं वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर खेती उतने अच्छे तरीके से समृद्ध नहीं है। अगर आप गुजरात को देखें, गुजरात और महाराष्ट्र में औद्योगिकरण इतना अच्छा है कि लगता ही नहीं कि ये मतलब भारत में हो रहा है औद्योगिकरण, इतना ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। वहीं दूसरे इलाकों का बिहार में देखें आप, औद्योगिकरण बिल्कुल निचले स्तर पर है। केरल का अगर आप एजुकेशन देखें तो वहाँ पे 92 से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं आप अगर बिहार में देखें तो बिहार में आपको बहुत कम यह आंकड़ा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हमारे कुछ स्टेट इतनी ऊंचाइयां छू रहे हैं और कुछ स्टेट इतने नीचे जा रहे हैं। ये सब होता है राज्यों के आधारिक संरचना की वजह से कि हमारे राज्य कौन सी आधारिक संरचना यूज़ कर रहे हैं। तो जैसी आधारिक संरचना होगी वैसा ही स्टेट होगा। ठीक है। आधारिक संरचना यहाँ से यहाँ तक अभी मैं समझा रही हूँ। आधारिक संरचना में एक्चुअल में हम किन किन चीज़ों पर बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जैसे कि सड़क, रेल, बंदरगाह जहाँ से पानी के जहाज़ द्वारा माल एक देश से दूसरे देश पहुँचाया जाता है। ठीक है। हवाई अड्डे जहाँ से उड़ान भरी जाती है। बांध जो नदियों के ऊपर पानी को रोकने के लिए या और भी बहुत सारे कामों के लिए बनाए जाते हैं। बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूर संचार सुविधाएं, स्कूल कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई, पेयजल यानी कि पीने का जल और बैंक, बीमा, अन्य सारी वित्तीय मुद्रा प्रणाली, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आधारिक संरचना में आते हैं। ये सब आधारिक संरचना का हिस्सा है। इसका मतलब हम इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे।
कहने का मतलब ये है, अभी जिन चीज़ों की हमने ऊपर और यहाँ पर बात की, अगर किसी राज्य या देश में इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, तो उस देश की जो जीडीपी या फिर पूरा का पूरा देश ही ग्रो करने लगेगा, काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँच जाएगा। जो विकसित देश हैं उन्होंने यही किया है, उन्होंने से ज़्यादा पैसा इन चीज़ों पर खर्च किया है। और हमने जो ये बात की है पीने का पानी, सफाई व्यवस्था, इसमें बैंक कहाँ से आ गया? आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगा, बैंक बीमा? तो आज के मॉडर्न ज़माने में बैंक और बीमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ तक हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप पीने का पानी लें, आप शिक्षा लें, आप कुछ भी लें, तो आपको उसके लिए वित्तीय सहायता की ज़रूरत होगी, यानी कि पैसों की। और उसमें आज के टाइम में बैंक बीमा का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आधारिक संरचना की स्थिति। हमारे देश में आधारिक संरचना की क्या स्थिति है? वैसे तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, यानी कि 1947, तब से ये बात कही गई थी कि आधारित संरचना का पूरा काम करने का जो उत्तरदायित्व है, जो ठेका है, वो सरकार का है, कि ये सारी चीज़ें जो करेगी वो सरकार करेगी, क्योंकि देश की हालत इस लायक नहीं है कि लोग खुद से कोई व्यापार, औद्योगिकरण या कोई भी चीज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगी? सरकार करेगी। लेकिन सरकार उसमें पर्याप्त निवेश नहीं कर पाई। निवेश यानी कि पैसा लगाना। शिक्षा है, कैसे अच्छी होगी? जब सरकार स्कूल में पैसा लगाएगी तभी एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी, तभी उसमें अच्छे टीचर्स पढ़ाने के लिए आएंगे, और जब ये सब अच्छा होगा तभी उसमें बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। वरना जो पढ़ने के लिए आएंगे वो भी अपना टाइम ही ख़राब कर रहे हैं। तो सरकार ने ठीक से क्या नहीं किया? निवेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा था ही नहीं। और हमने एक चीज़ और देखी कि हमारे देश में 70% जनसंख्या कहाँ पर रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि गांव में रहती है। हमारे देश में गांव ज़्यादा हैं, शहर कम हैं। शहरों में कितने रहती है? शहरी है 30%। फिर भी हम क्या देखते हैं कि गांव में ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद भी जो सुविधाएं हैं वो शहरी इलाकों में ज़्यादा दी जाती हैं। तो ये भी एक कारण है पिछड़ेपन का। आपको पता है 2011 के जनगणना आंकड़े क्या बताते हैं? कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों में ही बिजली की सुविधा है। अगर गांव में देखा जाए, सिर्फ गांव में, तो वहाँ सिर्फ 56% परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में लाइट आती है, यानी कि 43% अभी भी ऐसे हैं जो मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं। अभी भी इस टाइम भी उन्हें बिजली का अता पता भी नहीं है। ये हाल है। लगभग 85% परिवार खाना बनाने में आज भी जैव ईंधन का यूज़ करते हैं। जैव ईंधन आपको पता है क्या है? जैसे कि उपलों का इस्तेमाल करना, गोबर से जो बनते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करना, कोयले का इस्तेमाल करना, या कूड़े कट्टर का इस्तेमाल करना। जैसे कि खेतों में बहुत सारी लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें जो सूखे के रूप में मिल जाती हैं, जैसे गन्ने के छिलके, वो कूड़े कट्टर में आती हैं, उन सब का इस्तेमाल करना। उन सब से वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं। 31% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। नल का पानी यानी कि ये वाला देखो, हैंडपम्प। आज भी 31% लोग नल से ही पानी लेते हैं, यानी इनके घरों में सरकार ने अभी तक टंकी का इंतज़ाम नहीं किया, जो पाइपलाइन जाती है, जो टंकी से पानी आता है। लगभग 69% लोग कुआं, टैंक और तालाब, झरना, नदी, इन सब से लेते हैं। यानी कि जो 31% लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं कि इससे ले रहे हैं पानी। बाकी सब कहाँ से ले रहे हैं? सीधे झरनों से भर के ला रहे हैं, नदी से ले रहे हैं, टैंक से, कुआं से, इन सब से पानी ले रहे हैं। तो काफ़ी पिछड़ापन है देश में। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में 30% लोगों को सफाई की सुविधाएं प्राप्त हैं, यानी कि 70% लोग गंदगी में जी रहे हैं। वहाँ पे कोई झाड़ू का इंतज़ाम नहीं है। जो सरकार की तरफ से लोग कूड़ा उठाने के लिए आते हैं वो नहीं आते। सिर्फ 30% ऐसे हैं। तो ये बहुत कम आंकड़ा है। अब यहाँ पर देखो, भारत आधारिक संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 30% निवेश करता है, जो चीन और इंडोनेशिया से काफ़ी कम है। देखो, जीडीपी होती है एक तरीके से सरकार की कमाई, ठीक है? पूरे देश की जितनी भी कमाई होती है उन सबको जोड़ दिया जाता है,
जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है उसको कहते हैं जीडीपी। एक तरीके से आप इसको सरकार की कमाई समझो, क्योंकि ये टैक्स के रूप में सरकार के पास आती है। अब सरकार को इसमें से खर्च करना होता है कि वो कितना तो शिक्षा पर व्यय करेगी, कितना वो स्वास्थ्य पर व्यय करेगी, कितना वो ग्रामीण विकास पर व्यय करेगी, ये सारी चीज़ें, कितना बिजली पर व्यय करेगी, ये सरकार का काम है। तो सरकार जीडीपी का सिर्फ 30% हिस्सा आधारिक संरचना पर खर्च करती है, मतलब बाकी 70% कहाँ जा रहा है। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जितना भी ऊपर हमने पढ़ा था ना, रेल, हवाई अड्डे, जितनी भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी ना ऊपर, उन सब में सरकार 30% खर्च करती है, जो कि चीन और इंडोनेशिया से काफ़ी कम है। चीन और इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी आधारिक संरचना पर, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। यहाँ पर एक बात समझने योग्य और है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, अच्छी होती जाती है, उनकी बुनियादी उपयोगों के योग्य मांगों की पूर्ति होती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम होती जाती है। यानी कि कृषि से लोग हटने लगते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक जैसे कामों में जाने लगते हैं, जैसे कि निर्माण, बैंकिंग सेवाएं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, इन तरफ इसकी तरफ भागने लगते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि खास तौर पर कृषि से हटने लगते हैं। अगर हम इस हिसाब से अभी भी देखें तो हमारे देश की 75% जनसंख्या अभी भी कृषि में ही लगी हुई है, जो कि इस बात का संकेत देता है कि हमारे देश में अभी भी काफ़ी पिछड़ापन है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर उन्हें कृषि से अच्छा कोई जगह मिलती है तो वो ज़रूर उस जगह को छोड़ के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को में जाना पसंद करेंगे। पर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में तो पहले ही बेरोज़गार फैला हुआ है, वहाँ इतनी सीटें ही नहीं हैं। तो यहाँ तक तो कुल मिलाकर बात यही कही गई है कि हमारे देश में आधारिक संरचना पर सरकार जीडीपी का ज़्यादा हिस्सा खर्च नहीं कर रही, जिसकी ज़रूरत है ज़्यादा हिस्सा खर्च करने की। अब हम एक एक चीज़ को, ऊर्जा, सड़क, रेल, हर एक चीज़ को एक एक कर देखेंगे कि सरकार ने किस पर कितना खर्च कर रही है। अब पहले हम बात करते हैं ऊर्जा की। देखो, ये तो हमें पता है कि ऊर्जा की ज़रूरत हमें हर चीज़ में है, चाहे वो कीटनाशक हो, मतलब हम सोचेंगे कृषि में क्या ज़रूरत है, सिंचाई, यातायात, ठीक है, और कृषि उपकरण चलाने के लिए जैसे ट्रैक्टर वगैरह, खाद डालने के लिए, हर चीज़ में हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। ऊर्जा यानी कि पावर, बिजली आप समझ सकते हैं। घरों को प्रकाशित करना, चाहे वो खाना बनाना हो, क्योंकि आजकल तो चमत्कारी चूल्हा जिसे कहते हैं, इंडक्शन, वो सब हीटर कुछ भी उससे चलता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब हमारे देश में 2 तरीके के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। पहले होते हैं परंपरागत, ठीक है, परंपरागत, और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पहले होते हैं व्यावसायिक और दूसरे होते हैं गैर व्यावसायिक, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, व्यावसायिक हो चाहे गैर व्यावसायिक, ये दोनों ही परंपरागत होते हैं। तो हम जान लें, तो अभी हम यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत में जो बात कर रही हैं वो परंपरागत स्रोत की कर रही हैं, और व्यावसायिक ये वाले व्यावसायिक जैसे कि ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल, बिजली, ये सारी चीज़ें जो हम बहुत टाइम से प्रकृति से ही ले रहे हैं, खदानों से निकाल रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। एक बार जलने के बाद ये दोबारा यूज़ में नहीं आते, सिवाय बिजली को छोड़कर। बिजली एक बार यूज़ में आने के बाद दोबारा यूज़ में आ जाती है, बनती रहती है, नई नई होके आती रहती है, लेकिन जैसे कि पेट्रोल, कोयला, ये दोबारा नहीं आते। तो ये हो गए व्यावसायिक। गैर व्यावसायिक जैसे कि जलाऊ लकड़ी जंगल से ले आए, कृषि का कूड़ा कचरा ले लिया, या फिर वेस्ट जैसे कि गोबर से उपले बना लिए, ये सब गैर व्यावसायिक, जिनका उपयोग बहुत कम होता है। प्रकृति से ही मिलते हैं ये भी, लेकिन इनका उपयोग बहुत कम होता है। इसलिए तो ये दोनों ही परंपरागत हैं, ठीक है, दोनों ही प्रकृति से मिलते हैं, बस एक का उपयोग थोड़ा ज़्यादा होता है, दूसरे का उपयोग सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में होता है, ठीक है।
उसके बाद अब यहाँ पर क्या बात कही गई है कि भारतीय परिवारों में 60% से अधिक परिवार अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भर हैं। यानी कि आज भी 60% लोग ऐसे हैं जो लकड़ी, ईंधन और इन सब चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पर। ये ऐसे स्रोत हैं जिन्हें आमतौर पर बहुत सारे लोग नहीं जानते और अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं। वो हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। क्योंकि हमारा देश उष्ण प्रदेश है, यहाँ पर ठंड कम और गर्मी ज़्यादा रहती है। सूरज की लंबवत किरणें भी यहाँ सीधी किरणें भी पड़ती हैं और लंबवत भी पड़ती हैं हमारे देश के ऊपर। तो यहाँ पर मतलब गर्मी कम से कम 8 महीने तो रहती ही है, 4 महीने ठंडा मौसम रहता है। तो अगर हम देखें तो 8 महीनों में सूरज अच्छा खासा निकलता है। तो इस तरीके की जो ऊर्जा है हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन ये असीमित भी हैं, मतलब इनका खूब धड़ल्ले से उपयोग किया जा सकता है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में ये प्रौद्योगिकी बहुत महंगी है। अभी इतने अच्छे इतनी अच्छी तकनीक नहीं आई कि ये सस्ते पड़ जाएं। मैंने खुद ये ऊंची बिल्डिंगों पर लगे हुए सौर पैनल देखे हैं। अभी तक किसी आम घर में सौर पैनल लगा हुआ नहीं देखा, क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है। तो अभी ये इसलिए यूज़ में नहीं है। तो ये कौन से हो गए? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ओके, इस चीज़ से समझ जाना, अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं और ज़्यादा लोग इनकी जानकारी नहीं रखते। अब हम आ जाते हैं व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति। अब हम पता करेंगे कहाँ पर कितना उपभोग किया जा रहा है, मतलब कहाँ पे कितना यूज़ किया जा रहा है। भारत में ऊर्जा की कुल उपभोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। 74% तो व्यावसायिक ऊर्जा में ही पूरा होता है। और इसमें लिग्नाइट कोयला शामिल है। सबसे ज़्यादा कोयले का यूज़ होता है, जिसका 74% का सबसे, मतलब आप इतना मान के चलो कि टोटल ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ कोयले का होता है, क्योंकि कोयले का यूज़ उद्योग इन सब में होता है। इसमें तेल 10%, गैस 9%, जल और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा सिर्फ 7%। कुल ऊर्जा उपयोग 26% से ज़्यादा है। गैर व्यावसायिक स्रोत 26%, ये 74%। कुल मिला के बात की जाए तो परंपरागत उपयोग ही हो रहा है। ये वाले गैर परंपरागत जो उपयोग हैं ये अभी ना के बराबर हैं। इस टेबल से भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और भी है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए हमें आयात पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे देश में नहीं मिलती। तो हम दूसरे देश से मंगवाते हैं, जो कि महंगी भी पड़ती हैं और इन पर निर्भरता इतनी बढ़ गई है, मतलब इन पर ही निर्भरता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ये सीमित हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें भी गिरावट आ रही है। आप सारी ऊर्जा को यहाँ से समझ सकते हैं भारत में किसमें, ये जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये इस चार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। ऊष्मीय ऊर्जा कितनी यूज़ की जाती है? 82%। ठीक है, जल ऊर्जा कितनी यूज़ की जाती है? यहाँ पर 8.5%। परमाणु ऊर्जा सबसे कम 2.5% और नवीकरणीय ऊर्जा जिसे बार बार यूज़ किया जा सकता है वो है 7%। इसके बाद हम ये सारा वही दिया हुआ है जो अभी हमने ऊपर देखा है कि किसका कितने % यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पर आ जाते हैं विद्युत क्षेत्र की कुछ चुनौतियाँ, मतलब बिजली बनाने में हमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो हमारे देश की बिजली है। विभिन्न पावर स्टेशनों द्वारा जनित बिजली का पूरा उपभोक्ता नहीं करते। देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको समझा देती हूँ यहाँ से यहाँ तक। जहाँ पर बिजली बनाई जाती है पावर के अंदर, वो खैर ऐसा तो नहीं दिखता जैसे मैंने बनाया है। एक बात कह रही हूँ, यहाँ पर मान लीजिए बिजली बन रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि 100% बिजली जो बन रही है वो घरों में और हॉस्पिटल में और बाकी जगह पे सप्लाई की जा रही है? नहीं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो जो इसको बनाने के लिए जो यंत्रों का यूज़ किया जा रहा है ना, जिन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, मशीनों का यूज़ किया जा रहा है, वहीं पे खर्च हो जाता है। मान लो 30% तो यहीं का यहीं खर्च हो गया मेंटेनेंस में, और 70% जा रहा है
यहाँ पे। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एक्चुअल में 30 और 70% तो यहाँ नहीं बताया, लेकिन हाँ, काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है और बाकी की जो बची-कुची है, वो बिजली हमें घरों में और ऑफ़िसों में और कारखानों में देखने के लिए मिलती है। ओके? और बिजली में हमें बहुत सारी चुनौतियाँ देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि हमारा जो बिजली अ विद्युत वितरण है, ठीक है, विद्युत बोर्ड, वो 20,000 करोड़ के घाटे से चल रहा है। क्यों? एक तो चोरी की वजह से, कि चोरी बहुत ज़्यादा होती है, और बिजली घरों का जो तरीका है, ठीक है, वो उचित नहीं चल रहा, इसलिए हानि हो रही है। अगर ये कॉस्ट बढ़ाते हैं तो लोग उस कॉस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सरकारी तरीका ऐसा होता है बिजली का कि उसमें लोग चोरी वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो इसमें यह होना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अगर इसमें हो जाए, प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों के साथ मिल जाए इसमें, तो कुछ हो सकता है। बाकी बिजली कंपनी घाटे में चल रही है। कुछ विद्वानों का तो ये कहना है कि ये जो घाटे में कंपनी चल रही है, ये सिर्फ इसलिए चल रही है कि किसानों को विद्युत वितरण किया जाता है फ्री में उनको बिजली दी जाती है सिंचाई वगैरह के लिए, तो सिर्फ इसलिए हो रही है। लेकिन इतनी सी बात नहीं है, बिजली की ऊंची दरें आमतौर पर और चोरी, इसकी वजह से भी ये सब हो रहा है। चोरी में कोई रोकथाम नहीं हो रही। तीसरा ये है कि बिजली के जो प्लांट हैं वो उतने के उतने ही हैं, और जनसंख्या वृद्धि लगातार होती जा रही है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, हर चीज़ की डिमांड के साथ साथ बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी, जिसे पूर्ति नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की हमारे देश में क्या हालचाल है। भी यहाँ पर आप ये समझ लें कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि बीमारियाँ ना हों। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि हम अपनी उम्र के हिसाब से वो काम कर पा रहे हैं जिस काम को हम करने योग्य हैं। ठीक है, जैसे कि एक 5 साल का बच्चा अगर खेल नहीं रहा, बेड रेस्ट ज़्यादा कर रहा है, तो वो स्वस्थ नहीं है। ज़रूरी नहीं उसको कोई बीमारी हमें दिख नहीं रही, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा उसका खेलना ज़रूरी है। उसका माइंड ही ऐसा होता है कि उसका खेलने का मन करेगा। अगर एक 30 साल का इंसान अपना घुटनों का दर्द लेकर इधर उधर घूमता रहता है, मतलब घर भी संभालता है, ऑफिस भी संभालता है, पार्टी भी करता है, लेकिन घुटनों के दर्द के साथ उसको लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ये घुटनों का दर्द तो आम बात है, तो वो स्वस्थ नहीं है। ठीक है, खैर ये तो हो गई हमारी बात। लेकिन सरकार इसको कैसे नापती है? एक एक के घर जाके घुटनों का दर्द थोड़ी चेक करेगी कि बताइए भाई आपके घुटनों में दर्द है या नहीं। तो सरकार इसको नापती है शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा और पोषण के स्तर के साथ। अब ये क्या है? शिशु मृत्यु दर यानी कि 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है। मातृत्व मृत्यु दर यानी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है, तो उस कारण वो कई बार मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये भी 1000 पर कितनी ख़त्म हो रही हैं वो चीज़। जीवन प्रत्याशा, जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि 60-65 की उम्र में ख़त्म हो जाते हैं, इनफैक्ट 50-55 की भी, मतलब नॉर्मली 60 है ना, ऐसे ही अभी जीवन प्रत्याशा 60 है। ऐसे ही अंग्रेज़ों के टाइम पे ब्रिटिश शासनकाल में जो प्रत्याशा थी वो 44 थी। मतलब 44 साल तक आते आते लोग ख़त्म हो जाया करते थे किसी न किसी बीमारी के थ्रू, उसे बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। ओके, पोषण यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें जो ताकत मिलती है, उतना खाना खा पा रहे हैं या नहीं, कितने लोग पोषित हैं। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों से सरकार पता लगाती है कि हमारे देश का स्वास्थ्य कैसा है। जैसे कि पहले 1000 में से करीब 250 बच्चे ख़त्म हो जाया करते थे, जीवन प्रत्याशा कम थी। तो अभी 1000 में से कोई 70-75 बच्चे ख़त्म होते हैं। पहले मातृत्व में भी औरतें 174-175 के आसपास ख़त्म हो जाती थी। हर 1000 औरतों पे इतनी औरतें ख़त्म हो जाया करती थी, अभी उतनी नहीं होती। ये सारी चीज़ें, ये जितना भी यहाँ लिखा है, हम देखो यहाँ पे एक टेबल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ये रही वो टेबल। अगर हम शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 देखें 2018 की रिपोर्ट, तो भारत में अभी भी ये 30 है, यानी कि 1000 पर 30 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। चीन में 7 ख़त्म होते हैं, अमेरिका में 5.6, श्रीलंका में 6.4, यानी कि भारत की अभी भी काफ़ी ऊंची दर है शिशु मृत्यु दर की। 5 वर्ष से नीचे के, मतलब ऐसे बच्चे जो 5 वर्ष से
पैदाइश तक के बच्चे हैं। यहाँ 36 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं 1000 पे, 36.6% ये परसेंटेज दी हुई है। यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 7.4, मतलब ये भी काफ़ी ऊंची है। प्रशिक्षित परिचारिका द्वारा जन्म यहाँ पे 81 है, मतलब किसी हॉस्पिटल या किसी अच्छे संस्थान में जन्म होना, जैसे कि भारत में आज भी दाइयों वगैरह को बुला के डिलीवरी करवा दी जाती है। तो यहाँ पे 100%, 99, 90%, भारत में 81 है, मतलब ये कम है, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्रतिरक्षित शिशु जिसे हम जीपीटी कहते हैं, यहाँ 89 है। चलो ये तो ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है। जीपीटी के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी, सरकार कितना खर्च करती है स्वास्थ्य पे, यहाँ 3.7, ये 5 पॉइंट, ये 17 अमेरिका, ये 3.9। तो हर चीज़ में देखा जाए, अब आप टेबल देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि हमारे देश का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है या कम ख़राब है। आपको क्या फ़ील हो रहा है टेबल देख के, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओ। खैर फ़िलहाल हम आ जाते हैं यहाँ पर वापस। हम किस टॉपिक पर थे, टॉपिक हमने सब उसमें ही कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित संरचना, यानी कि जो प्राइवेट क्षेत्र हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल सुने हैं ना आपने, वही निजी क्षेत्र हैं। उनका क्या रोल है? हाल के समय में अगर हम देखें तो 70% निजी क्षेत्र अस्पताल हैं। जितने की हमें ज़रूरत है ना, उसमें से 70% तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सिर्फ 30% गवर्नमेंट हॉस्पिटल और संस्थाएं हैं। लगभग 60% दवाखाने निजी हैं, 40% बाकी के सरकारी हैं। मतलब निजी क्षेत्र भी बहुत बड़ा रोल निभा रहा है अपना, लेकिन निजी क्षेत्र का क्या काम है कि वो पैसे लेता है। अब जो अमीर लोग हैं वो तो निजी क्षेत्र का फ़ायदा उठा पाते हैं, लेकिन भारत में गरीबी भी तो ज़्यादा है, तो वो कहाँ जाते हैं? वो इस 30% में जाते हैं, जो कि बहुत कम है। यहाँ तक कि रोग निदान, अन्वेषण, दवाइयों की बिक्री, प्रौद्योगिकी, मेडिकल, इन सारी सेवाओं में भी अगर आप निजी क्षेत्र को देखें, प्राइवेट क्षेत्र को, तो अस्पताल निर्माण, मेडिकल सेवाओं में इन सब की जो भूमिका निभा रहा है, 2001 और 2002 की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, ये 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्यम थे, जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे थे, और इनमें 80% से अधिक सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में था सब कुछ। सोचिए, 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्यम थे और 22 लाख से लोग ज़्यादा उसमें काम कर रहे थे। 80% से अधिक व्यक्ति उसका जो स्वामित्व था, यानी कि उसका जो मालिक था, सिर्फ एक ही व्यक्ति था। तो सार्वजनिक क्षेत्र काफ़ी उभरा है। उसके उभरने की वजह क्या है कि निजी क्षेत्र काफ़ी उभरा है, प्राइवेट सेक्टर, उसके उभरने की वजह ये है कि हमारी सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही इस क्षेत्र में, तभी तो प्राइवेट क्षेत्र आ रहा है। अब इसके लिए आई थिंक क्या करना चाहिए, आप बताओ। आपके हिसाब से ये करना चाहिए कि उस पर कुछ बैन लगाने चाहिए, जैसे कि उनकी फ़ीस थोड़ी कम करवानी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप फ़ीस नहीं वसूल कर सकते, ताकि उसका फ़ायदा गरीब लोग भी उठाएं और वो ज़्यादा मनमाने ढंग से काम ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा, जो अल्ट्रासाउंड जिसकी कॉस्ट 400 रुपये होती है, उसके 1000 रुपये वसूले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। तो इन चीज़ों पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब देखो, बात आ जाती है 1990 की, तो आप जानते ही होंगे, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि 1990 के बाद से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शुरू हो गया था हमारे देश में। बाहर की कंपनियां हमारे देश में आई, ठीक है। तो उसके बाद बाहर के पर्यटक जो होते हैं, चिकित्सा पर्यटक, यानी कि जो लोग इस वजह से देश में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए कि हमारे देश में आए, अच्छे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों का निर्माण किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें की गई। अब हम बात करेंगे चिकित्सा की भारतीय प्रणाली। ये तो बाहर की दवाएं हैं जिन्हें हम अंग्रेज़ी दवाई कहते हैं। भारतीय प्रणाली क्या है? भारतीय प्रणाली में जिसे हम आयुष कहते हैं, आयुष, इसके अंदर 6 तत्व आते हैं: आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक और होम्योपैथिक। इन सब को मिलाकर हम आयुष कहते हैं। आयुष के 4095 अस्पताल हैं फ़िलहाल, और 27,951 दवाखाने और 8 लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं। मतलब 8 लाख लोग ऐसे हैं जो सर्टिफाइड हैं कि हाँ वो सच में डॉक्टर हैं, ठीक है।
लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम है। कहाँ 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, कहाँ 8 लाख। अब ये इसलिए कम है, देखो ये चिकित्सा बहुत अच्छी होती है, ये आयुर्वेद, यूनान, सिद्ध, ये सब बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये पीछे इसलिए है कि भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानकीकरण, मतलब सरकार जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। जैसे सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए, कुछ खर्च करना चाहिए जिससे कि ये आगे बढ़ सके। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक एक मूल्यांकन। अब हम एक मूल्यांकन कर लेते हैं कि स्वास्थ्य पर क्या क्या हुआ है। अंग्रेज़ों के ज़माने से और आज के टाइम में अगर लगाया जाए तो स्वास्थ्य दर और मातृ मृत्यु, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों के अकॉर्डिंग अपने आप को देखें तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं, तो टाइम लगेगा इन चीज़ों में। सरकार की भूमिका के लिए अधिकाधिक स्थान है। उदाहरण के लिए सारणी ये बतलाती है, कौन सी सारणी है, 3.9 सारणी जो हमने देखी थी। देखो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार सिर्फ 3.9 खर्च करती है जीडीपी का, जो कि काफ़ी कम है। अगर चीन, अमेरिका को देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं, तो हमारी सरकार को भी थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना चाहिए। एक अध्ययन में ये स्पष्ट किया गया कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा निवास करता है। मतलब भारत की टोटल दुनिया की जनसंख्या को अगर 5 हिस्सों में बांट दिया जाए, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ एक हिस्सा तो सिर्फ भारत में, और दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, और एक हिस्सा मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत में, और जीडीपी का सिर्फ 3.9 खर्च हो रहा है, तो ज़्यादा खर्च होना चाहिए। लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का 20% बोझ विश्व रोग भार एक सूचक है, और पूरे देश में जितने भी लोग बीमार होते हैं ना, उसमें से 20% लोग अकेले इंडिया में ही बीमार होते हैं, मतलब बीमार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2017 की रिपोर्ट देखें तो जीबीडी को दिखाया गया है यहाँ पर, किडनी, फेफड़े रोग, श्वसन, हृदय रोग, मोटापा, इन सब से जुड़े हुए बहुत सारी बीमारियों के कारण डायरिया, जिसे हम आम भाषा में दस्त कहते हैं, उन सब से मरने वालों की संख्या 1.1 मिलियन पहुँच गई है भारत में। सिर्फ भारत में मरे हैं इन चीज़ों से एक साल में। 1.1 मिलियन मौतें अकेले भारत में हुई हैं। इसके अतिरिक्त गत 2 दशकों में कैंसर 8% बढ़ गया है। मतलब कैंसर के जितने मामले आते थे अब 8% मामले ज़्यादा आते हैं, वो बढ़ गया है। और दुर्घटना 11% बढ़ गई है। दुर्घटना से जो मृत्यु होती है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट या फिर मकान गिर जाना, इस तरीके से दुर्घटनाएं। वर्तमान में 20% से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करती है। हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उसमें 20% से भी कम ही उपभोग कर पाती है स्वास्थ्य सेवाओं का। बाकी सब या तो सार्वजनिक क्षेत्रों पर ही निर्भर है या तो उनको मिलता ही नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं। केवल 30% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में दवाइयों का पर्याप्त भंडार होता है। वो बाहर से लिख देते हैं दवाइयाँ नहीं होती उनके पास। अब हम आ जाते हैं ग्रामीण, शहरी, ग्रामीण तथा धनी निर्धन विभाजन। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर के शुरू में बात की थी, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ग्रामीण इलाकों में 70% जनसंख्या रहती है और शहरी इलाकों में 30%। फिर भी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से गांव के लोगों को मजबूरी में शहर में भागना पड़ता है। होना क्या चाहिए, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वहाँ पर विकास हो, वहाँ की जनसंख्या को इधर उधर ना जाना पड़े और उनको भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों के लगभग 7.13 लाख बेड में से ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 30% बेड हैं, बाकी के शहरों में हैं। मतलब शहरों के हिसाब से वहाँ पर भी कम है। सिर्फ 3.36 अस्पताल गांव में हैं और 3.6 अस्पताल शहरों में हैं। कितना अंतर है, आधे से भी कम है, आधा भी नहीं है। और अगर हम देखें शिशु चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, संवेदनाहर, प्रसूति विद्या, देखो ये जितने भी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब स्त्री रोग ही होते हैं। ठीक है, स्त्री से जुड़े, जिसे हम गायनी कहते हैं, ये सब गायनी संभालती है। ये सब गांव में तो है ही नहीं ये सुविधाएं।
और 1-2 जगह होती भी है तो बड़ी बदतमीज़ी से पेश आती है। इनके बावजूद 530 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों से हमेशा 50,000 बच्चे निकलते हैं हर साल। 50,000 बच्चे वो जाते कहाँ हैं मैं बताती हूँ। आधे तो चले जाते हैं शहरों में और आधे चले जाते हैं देश के बाहर। गाँव में जाना पसंद नहीं करते। तो ये होता है, इसलिए गाँव की तरफ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर सरकार भी पैसा कम देती है। तो सब शहर की तरफ चले जाते हैं, जो शहरों में कर रहे हैं वो विदेश चले जाते हैं। ये हो रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। एक अध्ययन से पता चलता है कि 12% स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं। कौन? गरीब। जो गरीब लोग हैं वो 12% स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं और जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ 2% खर्च करते हैं। इसका क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर गंदी बस्तियों में रहते हैं, ठीक है? उनके यहाँ सरकार साफ़ सफाई और पीने लायक अच्छा पानी नहीं भेजती, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं और उनके पास बहुत सारा पोषण भी नहीं होता, तो बीमार भी जल्दी पड़ जाते हैं और जब बीमार हो जाते हैं तो जल्दी से ठीक भी नहीं होते, जिसकी वजह से उनको खर्च करना पड़ता है। धनी लोग साफ़ जगहों पे रहते हैं, ठीक है? साफ़ जगहों पर ही नहीं रहते, गंदी जगह पर भी रहेंगे धनी, तो सरकार उन्हीं पे भी साफ़ सफाई वाले को भेज देगी, उस जगह को साफ़ करा देगी, ठीक है? तो वो गरीब अमीर बीमार नहीं पड़ता। अब जब गरीब बीमार पड़ता है तो वो क्या करता है, उसके पास पैसे नहीं होते तो वो उधार वगैरह लेता है, ऋणग्रस्त हो जाता है और परिणाम क्या होता है कि गरीब गरीब ही रह जाता है। तो इस चीज़ के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं महिला स्वास्थ्य की। भारत की जनसंख्या में महिलाओं का भाग आधा हमें पता है 50% के आसपास महिलाएं हैं, लेकिन अगर हम देखें 2001 में 927 होती थी महिलाएं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती थी? 927 महिलाएं। अभी बताऊं कितनी है? चौंक जाओगे आप सुन के। अभी 919 है, मतलब 927 से भी गई। 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं होती हैं, महिलाएं कम हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि भ्रूण हत्या बढ़ रही है, पेट में ही जो बच्चियों को मार दिया जाता है जेंडर चेक करा के, वो बढ़ रहा है। अगर यहाँ देखें तो 15 से 49 की आयु में 15 से 19 में शादी कर देते हैं, शादी नहीं मम्मी भी बन जाती हैं। 15 से 49 की जितनी भी औरतें हैं उसमें 50% देखेंगे अगर, तो सब में खून की कमी है। तो यहाँ पे काफ़ी कम है, मतलब जो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है वो भी कम हो जाती है। 2007 की एक रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, 2017 दोनों वर्षों में नवजात विकारों के कारण असामयिक मृत्यु बहुत अधिक है। मतलब 2017 से 7 से 2017 इस चीज़ में तो कोई बदलाव ही नहीं आया कि जब कोई स्त्री बच्चे को पैदा करती है तो वो ख़त्म हो जाती है इस दर्द में, या फिर इस वजह से कि अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते, अच्छी तकनीक नहीं मिल पाती, तो वही की वही है। तो इस चीज़ में कोई सुधार नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक यही है, निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी सरकार को जीडीपी पर ज़्यादा पैसा खर्च करना, जीडीपी का ज़्यादा हिस्सा आधारिक संरचना पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारा बेस मजबूत होगा, उसके बाद ही देश ग्रो करेगा। किस किस चीज़ पे खर्च करना चाहिए वो सब चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।